दीपक सर, अगर वाकई में हम मान लें कि भाई अमेरिका इतना बुरा फंसा हुआ है इस जंग में, जैसा कि यहाँ पे प्रोफेसर साहब हम बता रहे हैं कि ईरान की तो इकोनॉमी भी फल फूल रही है, रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका, लेकिन ये भी तो पता है ना कि भाई अगर उसके पायलट गिरते हैं तो उसे बचाकर भी अमेरिका ही ले जाता है, ईरान से पहले ढूंढ लेता है ईरान की जमीन पर। तो इसको ताकत नहीं माने अमेरिका की? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर साहब की बात सुन रहा था, इनके हिसाब से तो ईरान मानव इतिहास में सबसे बहादुर देश है, वहां कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता एटसेट्रा। अगर कोई बम बम आता अल्लाहू अकबर कह के कहीं और चला जाता है। मैम, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिकन जो सब आपके विशेषज्ञ कहते थे कभी नहीं जाएगा, वो जा चुके हैं। लेट मी गिव यू द फिगर्स आल्सो, वेरीफाइड फिगर्स। 500 स्पेशल फोर्सेस गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वी सेंट अ होल बंच ऑफ एयरक्राफ्ट, ये ब्लैक हॉक ये वो गए, 2 ब्लैक हॉक वहां पे छोड़ दिए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने गए थे, एक ब्लैक हॉक को डिस्ट्रॉय। ये प्रोफेसर साहब से बोलिए, जाके पता करें इसके बारे। 500। और फिर इनकी सरकार ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया, अगर कोई लोकल आदमी इस पायलट को पकड़ लेगा तो हम पैसे देंगे। क्यों भाई, उनकी देशभक्ति कहां गई? पैसे की क्या जरूरत है उनको? आपकी तो देश में खुशहाली है। व्हाई डू यू वांट टू गिव मनी टू दोस पीपल? सर सोचिए जो मैं कह रहा हूं। तीसरी चीज आपको बता देता हूं मैडम, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये कासिम सुलेमानी की भतीजी लॉस एंजलिस में जो रहती थी, शी इज बीइंग किक्ड आउट अलोंग विद हर डॉटर। कि वहां पे, सर लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर, ये हमारी तहजीब होती है फॉरेन सर्विस में, नॉट टू इंटरप्ट सर। उसको बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो प्रो ईरानियन चीजें करती थी, अमेरिका को गालियां देती थी एटसेट्रा। यू नो कैलिफोर्निया इज जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सैंक्चुरी स्टेट, वहां से इनको निकाल दिया। ये सबका मतलब क्या है? अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जा चुके हैं, ये कुछ नहीं कर पाए। और अमेरिका के प्रेसिडेंट माने ना माने, उसने इतने हत्या की हैं, 30 करोड़ 100 करोड़ 50 ट्रिलियन लोगों को मार दिया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट इज नॉट वन अमेरिकन वाज लेफ्ट बिहाइंड। हमारी फौज में भी यही है, हम सिपाही को छोड़ के नहीं जाते। जब हमारा स्पेशल फौज, इनको शायद मालूम नहीं है, फौज से इनका संबंध नहीं है। तो मैं आपको एक चीज सीधी बता देता हूं मैम, अमेरिका ने साबित कर दिया है दे हैव द मोस्ट ऑसम मिलिट्री कैपेबिलिटी मानव इतिहास में। और अगर B-2 बॉम्बर के जरिए उसने ये मैसिव ऑर्डिनेंस ब्लास्ट करने शुरू कर दिए, फिर मैं देखूंगा कौन वहां पर बचता है ईरान के अंदर। टुनाइट कहते हैं बहुत जरूरी है, आप भी यहीं रहें और शायद मैं भी जिंदा रहूंगा, हम देखेंगे। प्रोफेसर जाफरी के पास मैं इसका जवाब लेने जाऊंगी कि भाई अगर इतना शक्तिशाली था तो 2 अमेरिकी पायलट को पहले ईरान ढूंढ लेता। सर आऊंगी आपके पास, बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दे दूं। यहाँ पर प्रोफेसर दाऊदी भी हमारे साथ इस वक्त सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि सऊदी का पेशेंस जो है अब जवाब दे रहा है। उन्होंने भी कहा कि इनफ इज इनफ। अब वो लोग भी कह रहे हैं कि अब जंग में कूदना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। देखें, सब्र तो बहुत किया और सब्र का फल मीठा भी होता है। और ये सब्र जो हो रहा है पूरे GCC में, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो हर बार मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया और हमेशा कहता हूं कि सऊदी अरब या इस इलाके में जितनी भी GCC के प्रिंसिपल कंट्रीज की मैं बात करता हूं, वो ये नहीं चाहते हैं कि रीजनल एस्केलेशन हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वॉर हो और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़े और ज्यादा लोग इससे मुतासिर हों और परेशानियां आए। इस वजह से सब्र करते करते करते, और साथ साथ यहाँ पे अगर सऊदी की बात करूं तो बीच में आपने देखा होगा कि बीजिंग डिक्लेरेशन भी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से सऊदी ने बड़ा दिल दिखाया और बाकायदा शुरू में अनाउंस किया कि हम अपनी जमीन को, अपनी टेरिटोरी को किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ये किया। उसके बावजूद उन लोगों ने इस तरह से किया कि यहाँ के रहायशी इलाकों में, दूसरी जगहों में बीजिंग डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम वो चीजें करी जो एक तो कहते कि हमारे राइट्स बनते हैं कि हम रिटेलिएट करें। भाई, आपके राइट्स हैं, आप रिटेलिएट करो। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है ना मैडम। ड्यूटीज आपकी ये होती है कि जहां पे आप किसी और का नुकसान होता है, चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि सऊदी अब क्या करेगा? वहां पे आप लोकल मीडिया को पढ़ रहे होंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आप बातचीत कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं वो? अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस तरह से ईरान कह रहा है कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है, आज की रात दुनिया देखेगी, ऐसा हमला करेंगे। हमला अमेरिका पर तो होने से रहा, उतनी ताकत तो है नहीं, तो वो GCC कंट्रीज पर ही होगा सर, ये कयामत इन्हीं पर टूटेगी। इसमें सब सही कह रही हैं आप। अगर अमेरिका पीछे नहीं हट रहा, ईरान पीछे हट नहीं रहा,
अमेरिका और इजराइल ईरान पे अटैक करेंगे, और वो बदले में किधर करते हैं, इधर जो जितने भी जीसीसी के वो तमाम कंट्रीज भी जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो भी खामखा में इसके हिस्सा बन रहे हैं, उनको ड्रैग किया जा रहा है। कब तक इंतजार होगा ये एक सवाल तो जरूर है, लेकिन एक आखिरी हद तक इनकी कोशिश है। आप देखें यूएन में जाके भी जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने बात रखी, ये तमाम मीटिंग्स भी हो रही कि कैसे भी अभी भी एक उम्मीद की आशा की किरण है कि इनके अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से दुनिया में अशांति फैलने से बच जाता है तो आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम डी एस्केलेशन की तरफ ही जाएं।